हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद गुड मॉर्निंग बोलने का मौका मिला है, क्योंकि कई दिनों से मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोल पा रहा था आप लोगों को, क्योंकि पता ही है कि वीडियो लेट जा रही थी। तो आज मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ सबको। अगेन स्वागत है आपका CSKCM क्लासेज में। और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, अभी मैप के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैप के साथ डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। लेकिन आज पता है आपको कि आज है संडे। ओके, संडे के दिन है आपका रिवीजन का दिन है। जिसका एग्जाम है वो एग्जाम में लगे रहिए, प्रिपरेशन में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक है। बाकी जो लोग अभी कोई एग्जाम नहीं है उसको यहाँ पे रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हफ्ते की वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन हो जाए। तो चलिए फिर से मैं स्वागत करता हूँ CSKCM क्लासेज में। और आज है 16 जुलाई। ठीक है, 16 जुलाई। और यहाँ पे हम 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 16 जुलाई तक के करंट अफेयर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और ये रिवीजन मोड में होगा। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, क्योंकि डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो डेली करंट अफेयर वीडियो से आप मेरे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को ग्रो कराएं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं रिवीजन मोड में। तो पहला प्रश्न है आपका, हर साल कब राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य दिवस यानी कि मछली कह सकते हैं, मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 10 जुलाई। हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके, क्योंकि हर एक उपाय अपनाया जा रहा है किसानों की आय दोगुनी करने का। ठीक है, और मत्स्य दिवस मनाने से ये होगा कि किसानों की आय भी दुगनी होगी, और प्रोटीन युक्त खाना हमारे मार्केट में आएगा, और लोग उसको खाएंगे तो बहुत सी बीमारियों से निजात पाएंगे। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। मछली का उत्पादन करने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। ठीक है, भारत मछली का उत्पादन करने वाला भारत विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। ओके, आगे चले। तो बाकी जो और है, जैसे कि 11 जुलाई है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया, और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया था। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, ये देखिए। अभी आपने सुना होगा कि LF मॉडल ए, ठीक है, क्या है? ये चर्चा में था, बहुत सारी न्यूज एजेंसियों ने इसका कवर किया और बताया कि ये क्या है LF मॉडल ए। तो यहाँ पे आप भी जान लीजिए LF मॉडल ए क्या है। ठीक है, तो ये है दुनिया की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, ये देखिए, दुनिया की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। LF मॉडल ए दुनिया की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार है, और LF जो शब्द है वो कंपनी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये USA में इसको मंजूरी दे दी गई है, वहाँ पे ट्रायल भी इसका शुरू हो गया है, वहाँ पे इससे संबंधित नीतियाँ भी बन गई हैं और नियम कानून भी बन गए हैं। ठीक है, तो इसको आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे दिया गया है, जैसे कहने का मतलब अलाउ कर दिया गया। आने वाले समय में आप भी देखेंगे 30 से 35 साल बाद। ठीक है, अभी तो नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं मैं कहूँगा, आने वाले समय में 25 से 30 या 35 साल बाद भी आपको इंडिया में भी ये देखने को मिल जाएगा, फ्लाइंग कार। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका की बात है तो ये है अमेरिका मैप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नॉर्थ में कनाडा है, ये अमेरिका है बीच में, और इधर मैक्सिको आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखिए तमाम आर्टिकल्स निकले थे इसके बारे में, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो अगर ऑप्शन देखें तो ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने वाला दूरबीन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम था यूक्लिड स्पेस मिशन। ठीक है, इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली भारत में पहली टैक्सी कौन सी है, कहाँ पे चलाई गई? तो ये वाराणसी में चलाई गई। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? अभी हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, भारत इसमें शामिल हुआ है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने भारत को इनवाइट किया कि आप आइए, जो भी पिछड़े देश हैं, कहने का मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, उनका आप यहाँ पे प्रतिनिधित्व करिए। ठीक है, तो भारत ऐसा करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा रिस्पांस ग्रुप में। और इस ग्रुप में अभी ज़्यादा देश शामिल नहीं है। जो जो देश शामिल हैं मैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक तो बांग्लादेश शामिल है, बारबाडोस शामिल है। ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी और इंडोनेशिया और सेनेगल। ओके, ये देश यहाँ पे आपको दिखेंगे। थोड़ा सा मैप देख लीजिए आप। मैप में आप क्या ये देखिए, ये पूरा विश्व का मैप है, ये भारत का मैप है, भारत तो शामिल है ही इसमें। उसके बाद आपको बारबाडोस शामिल दिखेगा यहाँ पे, जो ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पे दिखेगा आपको बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस शामिल है यहाँ पे। बाकी इसमें जर्मनी शामिल है, तो यहाँ पे दिखेगी आपकी जर्मनी की लोकेशन। ओके, तो आगे चले। और यहाँ पे देख लीजिए, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की लोकेशन यहाँ पे है, सेनेगल है तो सेनेगल की लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो आपका सही प्रश्न था कि इसमें भारत को शामिल किया गया है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में। अब ये क्या ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है क्या? ये ऐसा ग्रुप है
जिसमें यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, ये देखिए यूनाइटेड नेशन के ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है गुटरेस साहब। इनको गुटरेस साहब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो इन्होंने इनवाइट किया इंडिया को कि आप आइए, और जो भी विश्व लेवल पे देखिए ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स, विश्व लेवल पे जो भी क्राइसिस आएंगी, इमरजेंसी आएंगी, बहुत ही बड़े जो इशू होंगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे बैठ के, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। आगे चलें तो अगर ईरान की बात करें तो ईरान एससीओ का अभी 9वां मेंबर बन चुका है ऑफिशियली, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिनलैंड जो है वो नाटो का, ठीक है, 31वां मेंबर बना है फिनलैंड। पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां मेंबर बना है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दी है? तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दी है जो भी विदेशी कैदी हैं उनको, ठीक है। क्योंकि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो फॉरेनर है उनके लिए कानून अलग होता है, ठीक है। लेकिन मानवाधिकार सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पहल करने वाली महाराष्ट्र सरकार भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है, ओके। लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उनके लिए ये कानून नहीं अप्लाई होगा, उनके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होने वाला, ठीक है। आगे चलें तो इसका सही जवाब तो ये हो गया। बाकी मणिपुर में आपको पता है कि हिंसा हुई थी, ठीक है। मैतेई जो जनजाति, वहाँ पे कुकीज जो जनजाति है और मैतेई दोनों के बीच में यहाँ पे हिंसा देखने को मिली थी मणिपुर में, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क जिसका नाम है, ये वैदिक थीम पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है नोएडा में, ठीक है। नोएडा में वैदिक थीम पार्क बनाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, वैदिक संबंधी, वेद से संबंधित, जैसे वेद कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये सब जो चारों वेद हैं इनके थीम पे वो पार्क बनाया जाएगा और इनके बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे सप्त ऋषि हैं जैसे कि महर्षि अगस्त्य हो गए, ठीक है, कश्यप हो गए, विश्वामित्र, ठीक है, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, ये लोग हैं ना, इनके बारे में भी वहाँ पे बताया जाएगा। तो ये एक वैदिक थीम पार्क है जो नोएडा में खुल रहा है, देश का पहला ऐसा वैदिक थीम पार्क होगा, ओके। तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुल रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चले तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है यहाँ पे, और इधर आपको सबसे नॉर्थ साइड में दिखेगा सहारनपुर, और इसके सब इधर कह सकते हैं पूर्वी साइड बलिया दिखेगा, ठीक है। और इधर आपको एक मिनट, शामली रहता है शायद पश्चिम साइड। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला आता है ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल घोषणा कर दी गई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पेरू में। पेरू में अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहाँ पे आपातकालिक घोषणा कर दी गई है, और अभी वहाँ पे एक बीमारी फैली है, ठीक है, जिसको मैं आने वाले पेजेज में बताऊंगा। उसके कारण भी वहाँ पे पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा वहाँ पे कर दी गई थी। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक है। तो पेरू कहाँ है लोकेशन में आप देख लीजिए, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ दिखेगा आपको पेरू, ओके। आगे चलें तो ये देखिए, ये सब मैं डिटेल बताता हूँ, ठीक है। डेली क्लास में यहाँ पे डिटेल बताता हूँ, और ये रिवीजन क्लास है तो मैं इतना डिटेल बताऊँगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे रिवीजन आप करते जाइए, एक हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किस राज्य में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग का परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। तो वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे राजमार्ग या रोड्स बनाए जाएंगे, हाईवे बनाए जाएंगे, वो वन्य जीव अनुकूल होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बीच जंगल से अगर आप रास्ता गुजार रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ये पूरा जंगल है और बीच से आप रास्ता गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे वन्य जीव रहते हैं ये इधर से इधर ना जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉरिडोर भी बनाना पड़ेगा ताकि ये लोग यहाँ से इधर भी जा सके और रास्ता भी आपका जा सके। तो ये वन्य जीव अनुकूल मार्ग होगा, ठीक है। तो ये वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इसका हाल ही में छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने भारत के फार्मा उत्पाद कंपनियों की गुणवत्ता के नियंत्रण पर जांच शुरू कर दिया है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, भारत से जो फार्मास्यूटिकल उनके देश में जाएगा उनको क्या करेंगे, वो पहले चेक करेंगे, ठीक है। चेक बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसको चेक करते हैं। तो ऐसा कौन सा देश कर रहा है भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ? तो ये है गाम्बिया। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ समय पहले, यानी कुछ 2-3 महीने पहले, कुछ एक
ऐसी न्यूज आई कि डेथ ऑफ चिल्ड्रंस इन गाम्बिया, ठीक है, लिंक्ड टू कंजप्शन ऑफ इंडियन मेड कफ सिरप, ठीक है, इंडियन मेड कफ सिरप यानी भारत की जो कंपनी है जो कफ सिरप बनाती है उनके पीने से गाम्बिया में बच्चों की मौत हो गई। तो क्या करेगी गाम्बिया अब कि यहाँ से जो भी अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जाएंगे गाम्बिया में तो उनकी पहले जांच करेगी वो, ठीक है। पहले भी जांच होती थी लेकिन अब स्ट्रिक्टली जांच करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के मौत का सवाल है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। कहने का मतलब बहुत ही ये दुखद न्यूज़ थी कि वहाँ पे बच्चे मर गए और ऐसी कंपनियों को तो तुरंत बैन लगा देना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका सही जवाब है गाम्बिया। आगे चले तो गाम्बिया की लोकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप, ओके, और आपको यहाँ पे दिखेगा गाम्बिया, यहाँ दिखेगा, ठीक है। आगे चले देखिए गाम्बिया आपको दिखेगा, ये देखिए सेनेगल तो था इससे पहले मैं जब आपको बताया था, और आपको यहीं सेनेगल के एरिया में ही दिखेगा गाम्बिया, ठीक है। ये गाम्बिया है जिसकी राजधानी है बंजूल, ओके। आगे चलें तो आपको पता है कि आईआईटी मद्रास का एक मतलब फॉरेन कैंपस खोला जा रहा है, और कहाँ पे खोला जा रहा है तो तंजानिया में खोला जा रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी परियोजना की शुरुआत की है? अम्मा पोखरी परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने की है, और यह है नवीन पटनायक जी जो ओडिशा के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ओडिशा की लोकेशन देख लीजिए आप, तो यहाँ पे मैप में आपको दिखेगा यहाँ पे ओडिशा, जिसकी बाउंड्री यहाँ से लगती है बे ऑफ बंगाल से, ओके। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने शुरू में ही पहले ही शुरुआत में ही बताया था, तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है तो अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, अपलिफ्टिंग द वॉइसेज ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगर आप महिलाओं के या जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके वॉइसेज को कंट्रोल ना करें, उन्हें बोलने दें, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ने दें, इकोनॉमी में हिस्सा लेने दें, पॉलिटिकल एरिया में हिस्सा लेने दें, ठीक है, प्रशासन में हिस्सा लेने दें, तो वो बहुत ही बेहतर करके दिखाएंगी। ये इसकी थीम है, ठीक है। और हमारा जो विश्व है बहुत ही आगे बढ़ेगा, बहुत ही उसको आगे बढ़ने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये इसकी इस बार की थीम है, और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था इंटरनेशनल करके, तो उसमें 2022 में भारत की रैंक थी 135, लेकिन 2023 में भारत के रैंक में कुछ सुधार आया है, और वो है इस समय 127 रैंक पे, ठीक है। भारत 127 रैंक पे है, और सबसे फर्स्ट स्थान पे दिखेगा आपको आइसलैंड। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो आगे चलें, और आपको पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, तो इसको भी आप जान लीजिए कि भारत की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा हो गई है। ऐसा जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है उसने कहा कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, वो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया? ज़्यादातर जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं वो ज़्यादातर ड्रोन कहे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो ड्रोन कहे जाते हैं। तो ये जो भारत का डीजीसीए है, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं, उसने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ईएसए के साथ, ईएसए के साथ, यानी कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ अभी भारत ने समझौता किया है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और मैं एक और प्रश्न यहाँ पे याद दिला दूँ आपको, तो आपको अभी हाल ही में पता होगा कि ड्रोन पुलिस यूनिट अभी हाल ही में कहाँ की पुलिस बनी है? तो चेन्नई पुलिस अभी हाल ही में अपने यहाँ ड्रोन पुलिस यूनिट एक तरह से लॉन्च कर दी है, जिसमें क्या होगा कि जो पुलिस होगी उनको ड्रोन से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इनको उड़ाना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे बनाया जाएगा ताकि थोड़ा सा आतंकवादी गतिविधियों में, अवैध गतिविधियों में प्रशासन की दृष्टि से सबको वहाँ पे बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो ये है ड्रोन यूनिट जो चेन्नई पुलिस में लागू कर दी गई है, और ये जो समझौता हुआ था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओके। आगे चलें तो मैं मैप के साथ बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ कि मैप के साथ मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ कि पढ़ाता हूँ, ठीक है। डेली करंट अफेयर आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली में जैसे कि रिवीजन क्लास में
ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये यूरोप का मैप आपको दिख रहा है, ये अपना सुंदर भारत है, ये पूरा यूरोप का मैप है। ठीक है, आगे चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला घरेलू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये ओपन काइलिन है, जैसे कि आपने देखा होगा लैपटॉप में विंडोज, ठीक है, विंडोज चलता है। ठीक है, मोबाइल्स में देखे होंगे कई प्रकार के एप्लीकेशन रन कराने के लिए उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही लैपटॉप में एप्लीकेशन रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सब ज़्यादातर अमेरिकी बेस्ड होता था, रूस बेस्ड होता था, लेकिन इस बार चाइना ने खुद का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है ओपन काइलिन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, चाइना क्या चाहता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट न रहूं, इसलिए इसने ऐसा किया है। और इसका सही जवाब है चीन। ठीक है, आगे चले। तो भारत ने भी ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना घरेलू तौर पे डेवलप किया था जो कि खासकर मोबाइल के लिए बनाया गया था, तो ये है भारोस उसका नाम था। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे चले। अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट 2023 होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और संयुक्त अरब अमीरात में COP28 होने वाला है। ठीक है, और इस COP28 में अभी जो है मुकेश अंबानी, ठीक है, अंबानी साहब इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, और G7 समिट अभी तो आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा में हुआ था और वहाँ पे क्वाड मेंबर्स भी वहाँ पे मिले थे। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना लॉन्च की है? मो जंगल जामी योजना, और इसका सही जवाब है उड़ीसा। और ये है अपने वहाँ के उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी, और उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। और ये किसके लिए स्कीम है? वहाँ पे जो वनवासी हैं, ठीक है, जंगल में जो रहते हैं वनवासी, और जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, ठीक है, इन दोनों के अधिकारों को पूर्ण रूप से उनको सक्षम बनाने के लिए कि आप वन के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, कितना नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये स्कीम लाई है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, तो आगे चलें। आपको उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, उड़ीसा का जो जग मिशन था उसने ओपन, ठीक है, उड़ीसा का जो जग मिशन था उसने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता था। ठीक है, और जो आस्का पुलिस स्टेशन था उड़ीसा का, उसने बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता था। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे चलें। तो ये देखिए, इसका सही जवाब था उड़ीसा, मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, केरल की बात करें तो जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। ओके, और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को भी अब क्या होगा, एडवांस सैलरी मिलेगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, आगे चलें। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ताना बाता त्यौहार को गूगल ने डूडल बनाकर सेलिब्रेट किया है। डूडल का मतलब यही होता है कि जो गूगल के वर्ड होते हैं उस फेस्टिवल के तौर, जो फेस्टिवल मनाया जाता है या फिर जो भी इवेंट मनाया जाता है वहाँ पे, उसके तौर पे वो अपने आप को सजा देता है, मतलब अपने आप को डेकोरेट कर देता है। ये देखिए, गूगल ताना बाता फेस्टिवल के तौर पे अपने आप को सजा दिया। ठीक है, इसे डूडल बना के मनाया है। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये जापान का है, और ये दो प्रेमियों का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे, दो प्रेमियों के मिलने की खुशी में ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। मैं इसको सबको मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, डेली करंट अफेयर में, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी उसको मैं बताता चलूँगा, लेकिन सब नहीं बताऊँगा। ओके, तो ये अपना सुंदर भारत है, और इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा आपको जापान, जापान दिखेगा। तो ये देखिए, जूम कर लीजिए, सी ऑफ जापान है। इसके नॉर्थ में दिखेगा सबसे होक्काइडो, बीच में दिखेगा होन्शु, उसके बाद दिखेगा शिकोकू और क्यूशू। सबसे बड़ा जापान का द्वीप है होन्शु, होन्शु। ठीक है, आगे चलें। तो इसका सही जवाब हो गया आपका जापान। तानाबाता त्यौहार वहीं पर मनाया जाता है। और सबसे बड़ा विश्व का अगर त्यौहार पूछा जाए, ठीक है, सबसे बड़ा, तो वो होता है कार्निवाल सेलिब्रेशन या कार्निवाल फेस्टिवल होता है, और ये होता है कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में। और 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया गया फ्रांस में, आपको पता होगा, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक विशिष्ट अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया था। किस राज्य सरकार ने राज्य की योजनाओं को जन जन तक, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता का मतलब यही है कि ये लोग क्या करेंगे, अपनी इनकी जो स्कीम है, सरकार की जो स्कीम है, जो भी व्यक्ति लोगों तक पहुंचाएगा और उनको उनका लाभ दिलाएगा, ठीक है, स्कीम का, और उसका प्रोसेस पूरा रिकॉर्ड करके राजस्थान सरकार को भेजेगा, तो वो राजस्थान सरकार उसको क्या करेगी? सम्मानित करेगी। ठीक है, तो यही है जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता, और इसको राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, और वहाँ के CM हैं अशोक गहलोत जी। ठीक है,
आगे चलें तो ये है राजस्थान मैप में, और इसकी बाउंड्री इधर पाकिस्तान से लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो बाकी अगर मैं बात करूँ, सॉरी एक मिनट, मणिपुर की, तो वहाँ पे मनाया जाता है खोंग्याम, खोंग्याम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर में ही संगाई और योसांग त्यौहार भी वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स किक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, किक्स ऑफ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, सॉरी इंडिया गेम उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। आगे चलें तो किस राज्य को पीछे छोड़कर बिहार भारत का सबसे बड़ा एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस मार्केट बन गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। एक तरह से ये खुशी की वाली भी बात है और थोड़ा सा दुख की भी बात है, क्योंकि ये लोन के तौर पे होता है माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पे जब गरीब लोग या फिर बहुत ही पिछड़े लोग हैं, उनकी पहुंच वित्तीय संस्थाओं तक, यानी कि जो लोन देती हैं, जो पैसा देती हैं बैंक हैं, वहाँ तक नहीं हो पाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस लेवल पे जो भी कंपनी होती है उससे लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो लोन लेने के मामले में बिहार सबसे आगे निकल गया, तमिलनाडु से भी आगे निकल गया। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है कि आपके ऊपर कर्ज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी खुशी की बात इसलिए है क्योंकि आप जब कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शुभ संकेत माना जा सकता है। तो इसका सही जवाब है बिहार भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस मार्केट बना है। बिहार किसको छोड़ के, तो भी तमिलनाडु को छोड़ के। ठीक है, बिहार बन गया है तमिलनाडु को छोड़ के। इधर देखिए, बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम बिगेस्ट एमएफआई मार्केट इन इंडिया। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इमर्जिंग पीस कीपर्स फोरम, अभी इसका दूसरा संस्करण कहाँ पे शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अभी इमर्जिंग पीस कीपर्स फोरम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि विश्व के, ठीक है, जो भी धुरंधर लोग हैं, कहने का मतलब ये है विश्व के, जैसे मान लीजिए भारत आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इधर से आप साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यहाँ से हर एक जो चर्चित व्यक्ति हैं उनको ये लोग उठाएंगे, खासकर यूथ को ये लोग उठाएंगे, और उनकी जो सोचने की क्षमता है कि आप पीस रखने के लिए यानी शांति लाने के लिए विश्व में क्या आप सुझाव देना चाहेंगे। ठीक है, तो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और वहाँ पे ये लोग अपना अपना सुझाव देंगे। इस जो इमर्जिंग पीस कीपर्स फोरम है, इसका उद्देश्य ये है कि पीस इज आवर मिशन, इनका मिशन ही है कि पीस को कैसे कायम किया जाए और उस पर बात की जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जेनेवा में ये हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी बजट मतलब ये हुआ कि ये जब अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे चुनाव से पहले। ठीक है, तो इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ कर्नाटक। कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था वहाँ पे, तो ये लोग क्या किए, मैनिफेस्टो अपने पार्टी का एजेंडा यहाँ पे दिखाए कि ये 5 एजेंडा है और इसी पे हम लोग काम करेंगे जीतने के बाद, और वो लोग जीते। ठीक है, जीतने के बाद उसी एजेंडे के तहत जो 5 एजेंडा इन्होंने क्या क्या दिया था वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। एजेंडा ये था कि घर की महिला जो मुखिया होगी उसको 2000 और 3000 तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और गरीबों के लिए 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। तो इस तरह से जो मैनिफेस्टो इनका एजेंडा था वो, उसके ऊपर तो ये लोग जीत गए, और उसके बाद जब जीतने के बाद इसी एजेंडे पे वो लोग गारंटी दिए कि हम इसको पूरा करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, गारंटी बजट पेश किया। ठीक है, तो इसने ऐसा किसने किया, कर्नाटक ने ऐसा किया। और कर्नाटक के सीएम क्या कौन है, सिद्धारमैया जी हैं यहाँ के सीएम। ठीक है, तो आगे चलें। कर्नाटक की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है कर्नाटक की लोकेशन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक तरह से न्यूज़ की तरह आप इसको देख लीजिए। नोरा 50, अगर आपसे पूछे क्या है नोरा 50, तो ये जो है नोरा 50 ना एक रडार टाइप का है। ठीक है, ये देखिए, जो ये आईएनएस देख रहे हैं, ये आईएनएस नहीं है मान लेते हैं, लेकिन आईएनएस के तरह है ना, जैसे इंडियन नेवल शिप जैसी होती है, वैसे ये भी एक शिप है। ठीक है, जलयान है जो नौसेनाएं इस्तेमाल करती हैं। तो उनके ऊपर ये जो रडार टाइप का लगा होता है ना, इसी को नोरा कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, नोरा कहते हैं। और भारत इसको जापान से खरीद रहा है, जापान से खरीदा है, और इसमें एंटीना लगा होता है, कई तरह के एंटीना इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसे स्टील्थी कहते हैं, मतलब गायब हुआ। ठीक है, स्टील्थी कहते हैं, ये जल्दी रडार में आने नहीं देता है दुश्मन के। तो इसे, तो आप सिंपल है, नोरा 50 पूछे तो क्या है, तो आप कह सकते हैं एक प्रकार का एंटीना है। ठीक है, एक प्रकार का एंटीना है जो शिप्स पे लगाए जाते हैं, जहाज़ों पे लगाए जाते हैं। आगे चले
तो अगला है कि स्पेस एक्स और मंगोलिया। अभी आपको पता है कि स्पेस एक्स ने मंगोलिया में, ठीक है, मंगोलिया में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की स्पेस एक्स ने। इनका क्या कौन सा प्रोजेक्ट, स्टारलिंक जो इनका प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने की इन्होंने बात की मंगोलिया में। और स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है ये देखिए, ये पूरा पृथ्वी का मैप है और ये चाहते हैं कि ये पूरे पृथ्वी को स्टारलिंक यानी कि ये जो सैटेलाइट है इनके पास उससे पूरा लिंक कर दे, पूरा घेर दें और लोगों को वहाँ भी इंटरनेट मिले जहाँ पे ये जैसे कि वायर वाला कनेक्शन ना पहुँच पाए। लोग ऐसा नहीं होगा कि अरे मैं यहाँ दूरस्थ इलाके में आ गया तो यहाँ हाई स्पीड नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मुझे हाई स्पीड नेट नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इनका ये सपना है, जो एलन मस्क हैं स्पेस एक्स के मालिक, उनका ये सपना है कि सबको इंटरनेट मिले, वो भी हाई स्पीड में, कहीं भी वो हों, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट ये लोग ये चलाए थे और अभी मंगोलिया ने इस कनेक्टिविटी से जुड़ने के लिए पहला ये कदम उठाया है और उसको अलाउ कर दिया है, ठीक है। और कुछ समय आप बात देखेंगे भारत में भी इसको अलाउ कर दिया जाएगा कि स्पेस एक्स स्टारलिंक वाला परियोजना से ये लोग जुड़ जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, रुकिए। तो अगला प्रश्न है आपका, वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो आपको पता है कि फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो अभी पुल आउट कर ली है। कहने मतलब इस प्रोजेक्ट से ये जो ज्वाइंट वेंचर था दोनों लोगों का, वेदांता और फॉक्सकॉन का, उससे फॉक्सकॉन कंपनी अपने आप को पुल आउट कर ली है और ये एक ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है। और एक हालांकि इसको सेमीकंडक्टर बनाने की फील्ड में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग इनिशिएटिव कर रहे थे और इससे क्या होता कि भारत में ऐसी पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग जाती और वो कहाँ पर लगती, गुजरात में लगने वाली थी। और ऐसा नहीं कि अभी ये कंपनी फिर से चली जाएगी, फैक्ट्री नहीं लगाएगी, ऐसा नहीं, फैक्ट्री तो लगेगी, हो सकता है किसी और कंपनी के साथ वो ज्वाइंट करे, अपना वेंचर बनाए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये लगने वाला था गुजरात में, ओके। आगे चलें, तो गुजरात का मैप यहाँ पे देख लीजिए, ये है गुजरात, ठीक है। और ये है अरेबियन सी है यहाँ पे, और ये राजस्थान है। अभी आपको पता है बिपरजॉय नामक तूफान यहाँ पे गुजरात और राजस्थान को हिट किया था बहुत तेज़ी से, ठीक है। और ये है भूपेंद्र पटेल जो यहाँ के सीएम है गुजरात के। आगे चलें, अगला प्रश्न है, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब महाशय जीते हैं, इनका नाम है लक्ष्य सेन, और ये लक्ष्य सेन है और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि एडगर्स रिंकेविक्स ने यूरोपीय संघ के किस देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। तो ये समलैंगिकता की बात हो रही है, होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही है, और ये कहते हैं, ये महाशय कहते हैं कि मैं गे हूँ, पहले से ये उन्होंने बता दिया कि गे हैं। तो इस तरह के राष्ट्रपति बनने वाले ये यूरोप के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि लातविया फॉरेन मिनिस्टर एडगर्स रिंकेविक्स जब शपथ लिए, ठीक है, तो ये शपथ लेते ही ईयूज फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ के बने हैं, लातविया के, और इनका नाम क्या है, एडगर्स रिंकेविक्स, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आपको पता है ये LGBTQ जो समुदाय होता है उसी में आते हैं गे, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, जो L है इसका मतलब होता है लेस्बियन, जो महिलाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं उन्हें लेस्बियन कहते हैं, पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो उन्हें गे कहते हैं, और कोई अगर पुरुष और महिला दोनों की तरफ आकर्षित होता है तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। और ट्रांसजेंडर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सेक्स तो निर्धारित होता है, उसका लिंग तो निर्धारित होता है, लेकिन उसके बाद जो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके शारीरिक परिवर्तन के कारण ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो महिला या पुरुष, तो उसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। इन सबको मिला के जो ग्रुप बनता है उसे हम क्यूर या क्वेश्चनिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लातविया के प्रेसिडेंट बने एडगर्स रिंकेविक्स। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यूरोपियन यूनियन के फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट हैं, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में थे, ओके। आगे चलें, तो बेस्टिल डे परेड में भाग लेंगी भारत की तीनों सेनाएं, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना है कि जो वायुसेना जो इसमें भाग ली है, ठीक है, जो उसका मार्चिंग दल था उसका नेतृत्व किसने किया। तो ये एक महिला ऑफिसर द्वारा किया गया, इसलिए ज़्यादा चर्चा में था। तो इसका नेतृत्व किया सिंधु रेड्डी ने, ठीक है। इस बात को याद रखें, इसका नेतृत्व किसने किया, सिंधु रेड्डी ने। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही जवाब है तंजानिया ने ऐसा किया है। और तंजानिया की जो करेंसी है वो है शिलिंग, तंजानिया की जो करेंसी है वो है शिलिंग।
और यह है तंजानिया की लोकेशन जिसकी राजधानी डोडोमा। और यहाँ की जो ये प्रेसिडेंट हैं, ये पहली महिला प्रेसिडेंट वहाँ की हैं जिनका नाम है सामिया सुलू हसन। ये तंजानिया की प्रेसिडेंट है। और तंजानिया में ही आपको यहाँ का जैसे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और ये तंजानिया की लोकेशन है और ये इंडियन ओशन से इसका बाउंड्री लगता है। इधर देखेंगे तो लेक विक्टोरिया से इसकी बाउंड्री लगती है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। तंजानिया का जंजीबार जो आइलैंड है, ठीक है, तंजानिया का जो जंजीबार आइलैंड है यहाँ पे दिखेगा आपको, वहाँ पे आईआईटी मद्रास अपना कैंपस खोल रहा है। इस बात को याद रखेंगे, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मैक्स जो वरास्टपेन है, इन्होंने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 और ये इनकी तस्वीर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड में युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था। और आयरलैंड की लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ, ये यूरोप का पूरा मैप है। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको आयरलैंड। ठीक है, अगर देखिए आयरलैंड में भी दो पार्ट है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक है रिपब्लिक। ये देखिए एक नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जब नॉर्दर्न आयरलैंड इसको ले ले, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को ले लेते हैं तो ये सब मिलके बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे चले। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। बहुत ही अच्छी पहल ये है गुजरात सरकार द्वारा। ठीक है, गुजरात सरकार द्वारा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा कि आप श्रमिकों से ये लोग कहेंगे कि आप 499 रुपया दीजिए एक साल का। ठीक है, एक साल में आप 499 रुपया दीजिए और हम आपको 10 लाख का बीमा देंगे। अगर श्रमिक कहे कि नहीं 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 हम नहीं देंगे 499 रुपया, तो वो लोग कहेंगे ठीक है नहीं दीजिए, हम दे रहे हैं आपको 289 रुपये, चलिए आप दीजिए, मैं आपको 5 लाख का बीमा देता हूँ, ये कहेगा राज्य सरकार। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो आप इसको याद रखेंगे कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना कहाँ की है, गुजरात सरकार की। मैं बार बार अगर कहता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे तो इसका मतलब आप लोड मत लीजिएगा कि कितना याद रखेंगे, बार बार आदत बन गई है बोलने की। और ये बस रिवीजन मोड में बस इसको देखते जाइए। तो ये देखिए अगला प्रश्न है क्या है, ये न्यूज़ के तौर पर मैं आपको बता दूँ। आपको पता है कि जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है और ये अब आपको पता है 42 दिनों का जर्नी पूरा करके अगस्त में ये मून के इर्द गिर्द पहुंचेगा। ठीक है, मे बी वो लैंड भी कर जाए 42 दिनों बाद। और दुआ यही है सबकी तरफ से कि इसरो इसमें कामयाब हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान 1 गया था पहले, उसके बाद चंद्रयान 2 गया, अब ये चंद्रयान 3 जा रहा है। चंद्रयान 1 में कोई भी लैंडर नहीं था, सिर्फ चंद्रयान 1 ये एक ऑर्बिटर के तौर पर था जो चंद्रमा के पास गया और उसके चक्कर लगा रहा था। लेकिन जो चंद्रयान 2 था उसमें ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, ठीक है, और एक रोवर भी था। ठीक है, तो और ये जो चंद्रमा 2 गया था ये तो फिलहाल लैंड करते समय ही शायद क्रैश हो गया था। ओके, वहाँ पे वो क्रैश हो गया था जिसके कारण अब चंद्रयान 3 को भेजना पड़ रहा है वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 से 15 जुलाई 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा की है। ठीक है, कर ली है यात्रा, क्योंकि अभी ये गए थे फ्रांस और लौटते समय ये जाएंगे संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका ये सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है मैं मंडे को भी वो कवर करूँगा। ये तो अभी आपको रिवीजन चल रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि फ्रांस से तो बहुत कुछ हुआ है, सर जी बताया नहीं। सर जी बताएंगे आपको, ठीक है, मंडे को बताएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। ये सब मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो में डिटेल बताता हूँ, कई सारे करंट अफेयर में बताता हूँ। तो आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर क्लास में जरूर अटेंडेंस अपना लगा लीजिए, मतलब उसको देख लिया करिए। ठीक है, तो 20 जुलाई को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत और किस संगठन के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है भारत और आसियान के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर एक सम्मेलन किया जाएगा। कहाँ पे, नई दिल्ली में। आसियान की बात कर ले यहाँ पे, तो आसियान में अभी 10 मेंबर कंट्री हैं। ये हैं देखिए, ये अपना सुंदर भारत है और ये जो ग्रुप है ना ये आसियान का ग्रुप है।
आसियान का ग्रुप यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इसमें। ओके, और इसमें 10 कंट्री शामिल हैं, 10 देश यहाँ पे शामिल हैं इसमें। और 11वां जो देश बनेगा वो पूर्वी तिमोर बनेगा। 10 कंट्री कौन कौन सी हैं? फिलीपींस है, ब्रुनेई यहाँ पे देखने को मिला, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ओके, बाकी इसमें जो 11वां मेंबर बनेगा वो पूर्वी तिमोर बन सकता है। ठीक है, और आपको बता दूं इसकी स्थापना जब हुई थी आसियान की, वो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी 1967 में। और इसकी चेयरमैनशिप इस समय इंडोनेशिया के पास है। और 11वां मेंबर बन सकता है पूर्वी तिमोर। यहाँ दिखेगा आपको पूर्वी तिमोर ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ जस्ट ऊपर है, यानी कि नॉर्थ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने, ये INS, ठीक है, इसे INS बोलते हैं, किस भारतीय नौसेना जहाज ने CMFX ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 2023 में हिस्सा लिया है? इसका सही जवाब है INS सुनैना। ये INS सुनैना की बात हो रही है। ठीक है, और इसने ये यहाँ पे हिस्सा लिया। और ये जो ऑपरेशन सदर्न रेडनेस है वो सेशल्स में हो रहा था। और ये दिखेगा आपको यहाँ पे मैप में सेशल्स। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके ही इधर ईस्ट की तरफ देखेंगे तो भारत जो हिंद महासागर है वहीं पे दिखेगा आपको यहाँ पे सेशल्स, और यहाँ दिखेगा आपको मेडागास्कर। आगे चले तो निम्नलिखित में से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है जो भारत के उत्तरी सीमावर्ती इलाके हैं, गांव हैं, उनको डेवलप करना इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। अभी तो फिलहाल इसमें चाइना की जो बॉर्डर आती है, ठीक है, चाइना से जो 4 स्टेट बॉर्डर बनाते हैं और एक UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर बनाता है। अभी इसके लिए ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी ये एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर ये एक राज्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड में डेवलपमेंट किया जाएगा, सिक्किम में किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। इन सब की बाउंड्री जो है चीन से लगती है। इसलिए यहाँ पे जो गांव हैं, यहाँ पे सीमावर्ती जो गांव हैं, इलाके हैं, उनको भारत सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है। ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, इस बात को याद रखेंगे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका सही जवाब था कि ये डेवलप किया जाएगा सीमावर्ती क्षेत्रों को। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि गुइलियन बैरे सिंड्रोम, जिसे हम GBS भी कहते हैं, गुइलियन बैरन सिंड्रोम, ये अभी हाल ही में किस देश में इसको बहुत ही तेज़ी से फैलते हुए देखा गया और वहाँ पे उस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो अभी मैंने बताया पेरू, शुरू में ही बताया था, क्योंकि पेरू में अभी जो वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके कारण वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो वहीं पे ये GBS नामक एक बीमारी वहाँ पे फैली है। ठीक है, तो GBS बीमारी में होता क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है जो रोगों से बचाती है, ठीक है, रोगों को मारती है। ठीक है, जैसे कि बाहर की कोई बैक्टीरिया वायरस से जाएगा तो उसको हिट करेगी, मारेगी। लेकिन जब आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो खुद की कोशिकाओं को, हेल्दी कोशिकाओं को मारने लगे, तो इस तरह की बीमारी आपको आपके बॉडी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पेरू की बात हो रही है, तो ये है पेरू की लोकेशन और ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पेरू है जिसकी राजधानी है लीमा। आगे चले, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा JUICE-2, या इसे हम बोल सकते हैं JUICE-2। ठीक है, तो ये क्या है ये आपको बताना है। ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है और इसको लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है और जिसको लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, आगे चले तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया में किस नवरत्न कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये नवरत्न कंपनी है, महारत्न नहीं, नवरत्न कंपनी है। तो ये हाल की बात हो रही है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है। ठीक है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय अभी हाल ही में मलेशिया में खोले हैं राजनाथ सिंह। ओके, तो ये देखिए ये महारत्न कंपनी है, इनकी लिस्ट है यहाँ पे, और ये जो नवरत्न कंपनी है इनकी लिस्ट है। देखिए पहले होती है मिनीरत्न कंपनी, इसमें डेवलपमेंट होती है तो ये बनती है नवरत्न कंपनी। उसके बाद नवरत्न में डेवलपमेंट होगा तो ये बनती है महारत्न कंपनी। ओके, आगे चलें तो ये देखिए मलेशिया की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत कर दी है? तो इसके सही है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत रुपए में अब वहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार करेगा। आने वाले समय में मलेशिया
संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इनके साथ भी भारत व्यापार करेगा रुपए में, यानी कि लोकल करेंसीज में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, मंजूरी दी है, उद्घाटन नहीं किया, मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछा था कि मुकुर्थी नेशनल पार्क में अवैध शिकार पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिसका सही जवाब है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में ये पार्क स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट नए उज्बेकिस्तान के। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन थोड़ा सा आप देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा ताशकंद, और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इन दोनों के बीच में दिखता है आपको अरल सी। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कैस्पियन जो सी है इससे उज्बेकिस्तान की बॉर्डर नहीं लगती है। ओके, तो आगे चलते हैं। इसमें जो और कुछ है यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको पता है कि एससीओ की जो समिट हुई थी 2022 में, वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी, लेकिन जो 2023 में एससीओ की समिट हो रही है या हुई है, ठीक है, वो हुई है भारत में। और एससीओ के जो नेता मिले थे, जो शीर्ष नेता कहे जाते हैं, हेड ऑफ स्टेट कहे जाते हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है वो ऑनलाइन हुई है। ठीक है, वर्चुअल हुई है, कहीं वो लोग मिले नहीं थे, लेकिन भारत ने अध्यक्षता इस बार की है एससीओ की। सामिया सुलूह हसन की बात करें तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ओके, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और जोस रामोस होर्ता जो हैं वो पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति हैं, और ये इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात की जा रही है। तो ये जो कंपनी होती है इसमें आपको मैं बता दूं कि 51% से ज़्यादा सरकार की हिस्सेदारी इसमें होती है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो चाहे लोग वो शेयर खरीद सकते हैं, आप भी शेयर खरीद सकते हैं ऐसी कंपनी में, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि 51% से ज़्यादा सरकार की हिस्सेदारी होगी उसमें, उसे हम कहते हैं पीएसयू कंपनी। और ये ऐसी कंपनी होती है भारत सरकार या राज्य सरकार के अंडर में जो उनको प्रॉफिट देती हैं, और लॉस मेकिंग भी होती हैं कुछ, तो जो लॉस मेकिंग ज़्यादा होती है उनको ये लोग बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ओएनजीसी, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज का निधन हो गया। उनका संबंध निम्न में से किस देश से था, यह होता ना? तो इसका सही जवाब है स्पेन। इनका संबंध स्पेन से था, और इनको वहाँ का ला लीगा लेजेंड कहा जाता था। ला लीगा वहाँ का फुटबॉल क्लब है एक स्पेन का, उनको यहाँ का ला लीगा लेजेंड कहा जाता था, और ये स्पेन से संबंधित थे, एक फुटबॉलर थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख देंगे आप। आगे चलें तो अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के खतरों पर यूएनएससी के पहली बैठक का आयोजन कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए एआई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है, और अभी भारत में भी इंटेल, ठीक है, इंटेल नामक जो कंपनी वो भी एक लैब बना रही है, स्किल लैब बना रही है भारत में, ताकि लोग एआई से संबंधित जो भी गुत्थियाँ हैं उसको सुलझाएं, और उससे जो जनरेट होने वाली जॉब है उसमें लोग हिस्सा ले पाएँ। तो ये लोगों को स्किल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये खतरा कैसे बन सकता है मानव जाति के लिए। तो उस पर यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है? यूनाइटेड किंगडम में की जा रही है। और यूनाइटेड किंगडम में क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है इस बार 2023 की अध्यक्षता जो है वो यूनाइटेड किंगडम द्वारा ही की जा रही है, इसलिए इसके द्वारा जो भी कुछ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा वो यूनाइटेड किंगडम ही करेगा। ठीक है, अगर मैं यूएनएससी की बात करूं तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से जो 5 सदस्य देश होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जैसे कि चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। और जो 10 सदस्य होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जैसे कि ये इनकी लिस्ट है। जो परमानेंट सदस्य हैं इसी में भारत अपने आप को शामिल करने के लिए बोलता है, और बहुत से कंट्री हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 28%।
अब ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनियां हैं जो गेम बनाती हैं बहुत ही प्रॉफिट कमा रही थी, वो 3% से भी कम वो जीएसटी दे रही थी, ठीक है। लेकिन अब उनके ऊपर 28% जीएसटी लगने वाला है। तो यानी कि आपका जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो मानसून सत्र होने वाला है ये लगभग 20 जुलाई से शुरू होने वाला है मानसून सत्र, और ये अगस्त तक चलेगा। उसी बीच इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा जीएसटी काउंसिल द्वारा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। जीएसटी काउंसिल ही ये निर्धारित करती है कि कितना किस पे टैक्स लगाना है, ठीक है। इसमें जो टैक्स स्लैब उनका जो बनाया गया है, एक तो 5% का है, एक 12% का है, एक 18% का है, एक 28% का है, ठीक है। और जीएसटी की बात करें तो ये 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। आगे चले। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अब पहला सुसाइड ड्रोन जिसका नाम है कॉमिकेज किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत में इस तरह का पहला है, तो ये आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कानपुर का, उसने इसको सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज को विकसित किया है। देखिए जो कॉमिकेज है ना, ये एक वर्जन है ड्रोन का। इसका काम क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि भारत ने ही इसको पहली बार बनाया। देखिए रूस में भी ये बन चुका है, चीन में भी, इजराइल में भी, ईरान में भी, तुर्की में भी, और भारत इसको अभी हाल ही में अपने इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया है, स्वदेशी तौर पे बनाया है, ठीक है। तो कॉमिकेज जो वर्जन होता है कॉमिकेज, इसका काम क्या होता है, ये 100 किलोमीटर रेंज तक चलते हैं। और ये एक सुसाइड ड्रोन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अगर ये देखेंगे ये एआई बेस्ड चलते हैं, जैसे मैं बैठे बैठे 100 किलोमीटर तक इसको चला सकता हूँ। और जहाँ पे दिखेगा कि कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं या फिर ये अनयूजुअल है, अवैध है ये सब चीज़, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, अपने आप को खुद विस्फोट कर लेंगे और वहाँ पे सब तबाह कर देंगे। इसलिए इनको कॉमिकेज ड्रोन कहा जाता है, यानी कि आत्मघाती या कह सकते हैं सुसाइड ड्रोन इनको कहा जाता है, ठीक है। तो आगे चले। अगला प्रश्न है हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर ने मोबाइल दोस्त ऐप की शुरुआत की है, तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभी देखिए 4 जो इंडियन हैं वो गए थे यूएई, और यूएई में हुआ था बायोलॉजी ओलंपियाड, ठीक है। यूएई में हुआ था बायोलॉजी ओलंपियाड, और वहाँ पे सर्वाधिक मेडल जीत के 4 गोल्ड मेडल जीत के भारत शीर्ष नंबर पे था, ठीक है। तो ऑल 4 इंडियन विन गोल्ड एट जहाँ पे हुआ था उसका नाम है बायो ओलंपियाड इन यूएई, ठीक है। बायो ओलंपियाड में वहाँ पे जीत के भारत वापस आया, ठीक है। 4 गोल्ड जीता है वहाँ पे। तो चलते हैं आगे। और ये देखिए ये प्रश्न जो मैं पूछा था इसका जवाब यहाँ दे रहा हूँ। अभी हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया था, तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया था। और इसका जवाब अभी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने दिया है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग भी इसका जवाब देते रहिएगा इस तरह से जब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो। चलिए आगे चल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है शेख तलाल जी को। शेख तलाल जी को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कुवैत सिटी, ठीक है, कुवैत में, ओके। और यहीं के हैं शेख तलाल भी यहीं के हैं, ओके, कुवैत के ही हैं। आगे चलते हैं। क्रिस्टिना जॉर्जिवा की बात करें तो ये आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसके प्रेसिडेंट हैं, क्रिस्टिना जॉर्जिवा जी हैं। अजय बंगा की बात करें तो ये विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अधोनम गैब्रियस की बात करें तो ये डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट हैं, ओके। अगला प्रश्न है चौबटिया उत्तराखंड में एक्स एक्वेरिन का मतलब होता है दोस्त, तो अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो इसके सही जवाब है भारत और मालदीव के बीच एक्स एक्वेरिन अभ्यास होता है। और ये अपना सुंदर भारत है, और यहाँ दिखेगा आपको मालदीव जिसकी राजधानी है माले। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा लिटरेसी हाउस जो एक संग्रहालय के साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है लखनऊ में ये लिटरेसी हाउस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी साक्षरता संबंधित इतिहास है वो दिखाया जाएगा, और इसको पर्यटन स्थल के तौर पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। आगे चले। तो हाल ही में गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स या सच कह सकते हैं इसको, द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो इसका सही जवाब है 2075, यानी कि 2075 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रोजेक्शन दिखा दें इसका, ये देखिए ये प्रोजेक्शन है। ये कहा जा रहा है कि 2075 तक
चाइना शीर्ष पे होगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत होगा, और वो भी किसको पीछे छोड़ के, यूएसए को पीछे छोड़ के। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। ग्लोबल फायर पावर आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। ओके, इसका सही जवाब ये है, और चौथे नंबर पे आता है यहाँ पे भारत। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित एक स्किल लैब स्थापित करेंगे? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना में। ये तेलंगाना में एआई बेस्ड स्किल लैब स्थापित करेंगे डेल और इंटेल। डेल और इंटेल आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी है ये। अभी हाल ही में यूएनडीपी के अध्ययन के अनुसार 15 वर्षों में कितने मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं? तो इसका सही जवाब है 415 मिलियन। 415 मिलियन ऐसे भारतीय हैं। और मल्टी डायमेंशनल गरीबी का मतलब ये है कि आप हेल्थ सेक्टर में कितने अच्छे हुए या कितने गरीब हैं, मतलब कितना आपके पास पहुंच नहीं है, एजुकेशन के पास आपको कितनी पहुंच है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आप जीवन की जो प्रत्याशा है उसके पास कितनी पहुंच है, ये सब इसमें काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। ठीक है, इसे यूएनडीपी द्वारा लॉन्च किया गया। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये एक यूएन बेस्ड एजेंसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करती है, सजेशन देती है कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। और ये आज का करंट क्या है, ये पूरा वीक का करंट है। आपका जितने भी एक हफ्ते का पढ़ा है आपने उसको यहाँ पे पूरा रिवीजन में कराया हूँ। तो मैं आपसे अब विदा लूँगा, अब मिलता हूँ मंडे को, और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मंडे की उसको मैं यहाँ बताऊँगा। तो चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए, धन्यवाद और जय हिंद।